माँ तुम्हारे घर खाना नहीं बनाएगी। हाय हाय, मेरा घुटना बहुत दर्द कर रहा है और गर्मी भी लग रही है। नताशा, तेरी रसोई में तो एसी लगी है ना, इसे चला दे बेटा। माँ, यहाँ आकर अपनी औकात भूल गई हो क्या? पहले भी तो चूल्हे पर बैठकर खाना बनाती थी, यही समझकर अब भी खाना बना लो। और वैसे भी ये पकौड़े कुछ खास नहीं बने, इसमें और मसाला वगैरह डालो, मेरी माँ जी बिल्कुल नहीं खाएंगी। और हाँ, फटाफट से शाही पनीर भी बना लो और उसके साथ पूड़ियाँ। हाँ बेटी, मैं कर रही हूँ। बेचारी बूढ़ी माँ गर्मी में घुटनों के दर्द के साथ खाना बना रही थी कि तभी उसकी छोटी बेटी पूर्णिमा आ जाती है और अपनी माँ के हाथ से कड़छी लेकर रख देती है। माँ, ये तुम क्या कर रही हो? और दीदी, मैंने बोला था ना माँ तुम्हारे घर खाना नहीं बनाएंगी, फिर भी तुमने ऐसा किया। तुम्हें शर्म नहीं आती? अपनी ही माँ से अपने ससुराल में इस तरह काम करवा रही हो। मेरा दिल इतना दुख रहा है ये देखकर, और तुम्हारे माथे पे शिकंज नहीं है, क्यों? ये सब मैं तुम्हें क्यों बताऊं? और तू यहाँ ऐसे कैसे आ गई? माँ का इंतजार करते करते मुझे यहाँ आना ही पड़ा, पर आज मुझे तुम्हें अपनी दीदी कहते हुए शर्म आ रही है। पूर्णिमा, नताशा, तुम दोनों लड़ाई मत करो। और बेटी, खाना ही तो बनाया तो क्या हो गया? नहीं माँ, दीदी, मैंने तुम्हें साफ साफ शब्दों में कहा था ना, माँ तुम्हारे घर खाना नहीं बनाएंगी, फिर भी तुमने ऐसा किया। आखिर क्यों बड़ी बेटी ने अपनी बूढ़ी माँ से अपने ही ससुराल में खाना बनवाया, और क्यों छोटी बहन इतना गुस्सा थी कि वो नताशा से कहती है कि माँ तुम्हारे घर खाना नहीं बनाएंगी? इस दृश्य की पूरी सच्चाई क्या है, आइए जानने के लिए कहानी में कुछ समय पीछे चलते हैं, जहां गरीब विद्या अपनी दोनों बेटियों को पति के जाने के बाद पालने के लिए दूसरों के घर में रोटी बनाने का काम करती है, जिससे उसके हाथ कभी जल जाते थे तो कभी हाथ कट जाते थे। एक दिन खुश होकर पूर्णिमा अपनी माँ को मिठाई खिलाती है। पूर्णिमा, तू मुझे मिठाई दे दे, मैं थोड़ी देर में खा लूंगी। ये क्या माँ, आज भी तुम्हारा हाथ जला हुआ है, कभी कटा हुआ होता है, कभी हाथ पर छाला पड़ जाता है। तुम्हें इस तरह दूसरों के घर में खाना बनाता हुआ देख मुझे देखा नहीं जाता है, इसीलिए मैंने जल्दी से नौकरी ढूंढ ली और इसी उपलक्ष्य में आज मैं आपको मिठाई खिला रही थी। देखना, अब आपको किसी के घर काम करने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे पास जब और पैसे हो जाएंगे तो एक नौकरानी भी मैं यहाँ लगा दूंगी, जो हमारी शादी के बाद आपकी देखभाल करेगी। मेरी प्यारी बच्ची, कितना प्यार करती है मुझे, कितनी फिक्र करती है मेरी। तुम्हारे इतने ज्यादा प्यार करने से मेरी सारी थकान खत्म हो जाती है। तो अगर कहीं काम करते हुए मेरे हाथ जल जाते हैं तो क्या हो गया? तुम्हारे लिए ही तो कमाती हूँ। लेकिन माँ, दीदी ने तो अपना फर्ज नहीं समझा, मैं जरूर समझती हूँ। ओहो, ज्यादा चिकचिकबाजी मत कर। माँ, भूख लग रही है, खाना दो। माँ के हाथ में चोट लगी है, मैं खाना बना रही हूँ दीदी। तब पूर्णिमा अपना बैग साइड रख खाना बनाती है और 1 साल बाद विद्या को नताशा के लिए एक अमीर घर से रिश्ता आता है, जहां आलोक के साथ उसकी शादी हो जाती है और वो अपने सपनों को हकीकत में जीती है। वहीं 2 महीने के बाद ही गरीब बेटी भी राजन नाम के लड़के से शादी करके अपना घर बसा लेती है। इसके बाद बेचारी माँ अकेली हो जाती है। 3-4 महीने में ही मेरी दोनों बेटी मेरा आंगन सूना करके चली जाएंगी। मेरी पूर्णिमा ने नौकरी करके नताशा के दहेज के पैसे इकट्ठा कर दिए और खुद देखो, गरीब ससुराल चली गई। वैसे पूर्णिमा का जन्मदिन 2 हफ्ते बाद ही है, मैं उसके जन्मदिन पर उसे बहुत अच्छा तोहफा दूंगी। ये कहकर विद्या घर का काम करने लगती है, वहीं गरीब बेटी चूल्हे पर खाना बनाकर घर वालों को देती है। वाह बहू, भरवा करेला और उसके साथ चूल्हे की रोटी तूने बहुत अच्छी बनाई है, मन खुश हो गया। माँ, अब तो मन रोज खुश रहता है। पूर्णिमा इतना अच्छा खाना जो बनाती है, ये मामूली सी धनिया की चटनी भी रोटी से बहुत स्वादिष्ट लग रही है। वो तो है, ऐसा लगता है मानो हमारे घर में अन्नपूर्णा देवी आ गई हो। हाँ माँ। बस बस कीजिए आप लोग। अरे खाना नहीं, मेरी तारीफ करना, वो इतनी तारीफ की मुझे आदत नहीं है। ये लीजिए गर्मा गर्म रोटी। बहू तू भी ना। अरे तेरा जन्मदिन आने वाला है ना पूर्णिमा बेटा, तो तुम जन्मदिन पर विद्या जी और अपनी बड़ी बहन को भी बुला लेना। जी माँ जी, मैं जन्मदिन से 1-2 दिन पहले ही दीदी को कहने चली जाऊंगी। तेज गर्मी होती है, गरीबी में पूर्णिमा और उसके ससुराल वालों का रहना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन वहीं अमीर बेटी 2-2 एसी की हवा में ठाट बाट से रहती है। वाह, क्या रिफ्रेशिंग ड्रिंक है, और उसके साथ कोरियन चिप्स। जिंदगी हो तो ऐसी, लेकिन बेचारी मेरी छोटी बहन तबेले जैसे ससुराल में होगी। हफ्ता गुजर जाता है, विद्या अपनी पोटली टटोलती है। हे भगवान, मेरे पास तो बिल्कुल भी पैसे नहीं है। सोचा था 1-2 हजार होते तो उसको साड़ी दिला देती। मेरी बच्ची ने मेरे और नताशा के लिए कितना कुछ किया है। नताशा इस बात को जरूर समझेगी, मैं कुछ पैसे उससे उधार ले लेती हूँ। विद्या अपनी अमीर बेटी के घर पहुंच जाती है, जहां नौकर उसे पानी पिलाते हैं। और समधन जी, कैसी हो? बस ठीक हूँ बहन जी, मैं अपनी बेटी से मिलकर आती हूँ। तब विद्या अपनी बेटी के कमरे में जाती है, जहां वो आराम से नूडल्स खाती है। अरे माँ, तुम अचानक कैसे?
मैं तुझसे मिलने आई थी और मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। तू तो जानती है तेरी छोटी बहन ने हम दोनों के लिए क्या क्या किया है। अब उसका जन्मदिन है, उसके दहेज में भी कुछ नहीं दिया, तो बस उसको एक महंगी सी साड़ी दिलाना चाहती हूँ, ज्यादा नहीं, 2000 की। बस तू मुझे इतने ही पैसे दे दे। बस इतनी सी बात माँ, जरूर जरूर, मैं आपको 2000 नहीं 10,000 दूंगी। जन्मदिन पर पहली बार जाओगी तो उसके ससुराल वालों के लिए भी कुछ ले आना और मिठाई तोहफा भी ले जाना। बस आपको एक मेरा कहना मानना है। मेरे घर काम करना होगा, खाना बनाना होगा। क्या है ना, गर्मी में नौकर अपने गांव गए हैं। पर नीचे तो अरे वो बस 1-2 ही है, पर इतने में काम नहीं चलता ना। और इसी बहाने मेरे ससुराल वालों को भी आपके हाथ का बढ़िया बढ़िया खाना खाने को मिल जाएगा। ठीक है, मैं बना दूंगी। अगर पूर्णिमा के लिए मैं थोड़ा सा नताशा के पास काम कर लूंगी तो इसमें कोई बुराई नहीं है। ठीक है माँ, पूर्णिमा के बर्थडे तक यहीं रह लो, हम दोनों साथ में चलेंगे। ये सुन विद्या खुश हो जाती है। नताशा भी ससुराल में बता देती है कि उसकी माँ खाना बनाएगी, तो नताशा अपनी माँ से झाड़ू पोछा करवाती है। पर अगले दिन, बहन जी मजा नहीं आ रहा, आप चूल्हे का खाना पका कर खिलाओ, वो बहुत अच्छा लगता है हम सबको। जी जी। बेचारी विद्या को चूल्हे पर कड़ी धूप में खाना बनाना पड़ता है, जिससे उसका हाथ भी जल जाता है और ससुराल वाले चटकारे के साथ खाना खाते हैं। और नताशा को भी अपनी माँ पर रहम नहीं आता। वो डेली उससे घर का सारा काम करवाती है। अपने जन्मदिन से 3 दिन पहले पूर्णिमा नताशा के ससुराल पहुंचती है, जहां घर में आते ही, माँ तुम दीदी के घर खाना क्यों बना रही हो? दीदी ये सब क्या है? आप जानती है ना, मैंने माँ को इस चीज से दूर करने के लिए नौकरी शुरू कर दी थी। वो बेटी, अरे पूर्णिमा गर्मी से कितना गुस्सा करती है। वो मेरा माँ के हाथ का खाना खाने का बहुत मन था और माँ ने खुद बोला तभी बनवा रही हूँ, वरना मैं क्यों बोलती। मेरे घर में नौकर नहीं है क्या? वैसे तू यहाँ कैसे? वो माँ जी मेरा जन्मदिन मनाना चाहती है, इसीलिए मैं आपके पूरे ससुराल वालों को अपने जन्मदिन का निमंत्रण देती हूँ। और माँ आप भी आना। हाँ हाँ तू चिंता मत कर, मैं आ जाऊंगी, तू अभी जा। माँ की झिझक देख पूर्णिमा को अच्छा नहीं लगता, लेकिन वो चली जाती है। वहीं नताशा के ससुराल वाले विद्या से एनी टाइम खाना बनवाते हैं। 3 दिन बाद राजन ने अपनी पत्नी के लिए घर में सारी सजावट कर दी थी, पर पूर्णिमा को दोनों का इंतजार करते करते घंटों बीत जाते हैं। कितनी देर हो गई माँ और दीदी अभी तक नहीं आए, मुझे कुछ अजीब लग रहा है। माँ जी, राजन जी, मैं अभी दीदी के घर से आती हूँ। पूर्णिमा सास और पति की एक नहीं सुनती और सीधा अपनी बड़ी बहन के घर पहुंच जाती है, जहां वो देखती है कि उसकी बड़ी बहन माँ से रसोई में खाना बनवा रही है। दीदी, मैंने कहा था ना माँ तुम्हारे घर खाना नहीं बनाएंगी, फिर तुमने ऐसा किया। लगता है तुम सच में माँ से प्यार नहीं करती, वरना इतनी गर्मी में उन्हें ऐसे परेशान नहीं करती। और आपको ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि दीदी के यहाँ काम किया? वो मैं तुझे अच्छी साड़ी दिलाना चाहती थी, बस वही पैसे मांगे थे, इसलिए थोड़ा सा काम। छी दीदी, तुमने माँ की इस मजबूरी का फायदा उठाया। मुझे खुद पर शर्म आ रही है। और माँ, आपको ऐसा क्यों लगा कि आप इतने दर्द में रहोगी और मुझे वो तोहफा अच्छा लगेगा? मेरे लिए सबसे बड़ा तोहफा आप हो। आप आती, मुझे आपका आशीर्वाद और प्यार मिल जाता, बस इससे ज्यादा मुझे कभी कुछ नहीं चाहिए। मुझे माफ कर दे पूर्णिमा, इस अमीरी के घमंड ने मुझे अंधा कर दिया। सॉरी दीदी, अब बहुत देर हो चुकी है। ये सुनाकर पूर्णिमा अपनी माँ को अपने घर ले जाती है और उसके साथ ही केक काटकर खुशी खुशी अपना जन्मदिन मनाती है। वहीं नताशा पछतावे की आग में जलती रहती है। माँ जाने दो ना, हम जल्दी आ जाएंगे गोलगप्पे खाकर। एक बार कहा है ना, शाम है, नहीं जाना। आंटी आने दीजिए ना अनीता को हमारे साथ, हम यहीं पास वाले बाजार में जाकर गोलगप्पे खाकर आ जाएंगे। प्लीज माँ। ठीक है चले जाओ, लेकिन आधे घंटे में आ जाना। अनीता अपनी सहेलियों के साथ गोलगप्पे खाकर बाजार से लौट रही होती है कि तभी कुछ आवारा लड़के। तो जाने मन कहाँ जा रही हो? कहो तो हम छोड़ दें तुम्हें। अरे अरे कहाँ चली? नाम तो बताकर जाओ। लगता है शर्म आ गई। अरे हमसे कैसा शर्माना, हम तो तुम्हारे अपने हैं। तुम्हारे घर में माँ बहन नहीं है क्या? तुम जैसे लड़कों की वजह से हम लड़कियों का घर से बाहर निकलना कितना मुश्किल हो गया है। अनीता क्या कर रही है? चुप हो जा, वरना ये लड़के हमारा पीछा करने लगेंगे। तू जानती है ना, यहाँ कोई कायदे कानून भी नहीं है कि इनका कुछ हो सके। उन लड़कों की वजह से अनीता घर आकर काफी रोती है, जिसे देख सविता। इसीलिए मैं तुझे शाम में घर से बाहर निकलने से मना करती हूँ। क्या जरूरत थी उन लड़कों के मुंह लगने की? तो माँ, कब तक हमें ये सब बर्दाश्त करना होगा? अपनी मर्जी से हम घर से बाहर भी नहीं जा सकते। पूरे गांव भर में ऐसे कई आवारा लड़के हैं, क्या कानून हमारी कुछ मदद नहीं कर सकता? हमारा गांव बिना कानून का गांव है। यहाँ सब लोग अपनी मर्जी का करते हैं, कोई किसी से कुछ नहीं कहता। ना जाने कब हम गरीब लोगों को इंसाफ मिलेगा। अरे जल्दी जल्दी माल डाल बैग के अंदर, अभी पड़ोस वाले घर में भी चोरी करनी है।
दोनों चोर तिजोरी साफ कर रहे होते हैं कि तभी वहां वृंदा और सोमनाथ आ जाते हैं। ये तुम लोग क्या कर रहे हो? ये हमारे पैसे हैं, छोड़ो इसे। अरे मुंह बंद कर अपना, अगर एक भी आवाज निकाली तो ये चाकू सीधा तेरे गले में घुसा दूंगा, फिर न तो आवाज निकालने के लायक बचेगा न जीने के। बुढ़िया समझा दे अपने पति को। इन्हें कुछ मत करिए, आप लोगों को जो ले जाना है ले जाइए, लेकिन इन्हें कुछ मत करिए। वृंदा और सोमनाथ के सामने ही वो दोनों चोर सारी तिजोरी लूट कर चले जाते और बेचारे दोनों कुछ नहीं कर पाते। अगले दिन वृंदा सोमनाथ जब अपने गांव के थाने में कंप्लेंट लिखाने के लिए जाते हैं। इंस्पेक्टर साहब, हम लुट गए, बर्बाद हो गए। उन दो चोरों ने हमारी सारी तिजोरी लूट ली, हमारी मदद करिए। अरे क्यों चिल्लाकर कान फाड़ रहा है मेरा? रामलाल, इस बुढ़िया बुड्ढे की कंप्लेंट लिख। तो बताओ कौन थे वो चोर और तिजोरी में कितने पैसे थे तुम्हारे? और जब पता है कि यहाँ चोर हैं तो तिजोरी रखने की क्या जरूरत है घर पर? अरे साहब, बिरयानी तो मस्त मंगवाई है आपने, बस अगली बार मटन बिरयानी मंगवाना। जेल में डालने के बजाय इन चोरों को आप बिरयानी मंगवा कर खिला रहे हैं। आप क्या उन चोरों को ढूंढेंगे? हमारा कानून तो सच में अंधा हो गया है। ए बढ़िया, सुबह सुबह दिमाग मत खराब कर, नहीं लिख रही तेरी कोई कंप्लेंट, चल भाग यहाँ से। पता नहीं कब वो दिन आएगा जब हम मासूम लोगों को इंसाफ मिलेगा। बिना कानून के यहाँ सब कुछ बिगड़ता जा रहा है। क्या कभी इस बिना कानून वाले गांव में कभी कानून आ पाएगा? लोगों को इंसाफ मिलेगा? इन सभी चीजों को जानने के लिए आइए कहानी में आगे बढ़ते हैं। वंदना बहू, तुम तो काफी अच्छा खाना बनाती हो, हमें नहीं पता था कि शहर की लड़कियां भी अच्छा खाना बना लेती है। थैंक यू माँ जी। वैसे आपसे मैं एक बात कहूँ, मैं पहली बार गांव में आई हूँ, क्या मैं गांव घूम सकती हूँ? मैंने पहले कभी गांव नहीं देखा। इसमें पूछने की क्या जरूरत है? निशा बेटा, जा अपनी भाभी को गांव दिखा दे। 2 दिन पहले ही शहर में रहने वाली वंदना शादी कर इस गांव में बहू बनकर आई थी। वंदना अपनी नंद निशा के साथ गांव घूम रही होती कि तभी वो कुएं के पास 2 औरतों को झगड़ता हुआ देखती, जो झगड़े में एक दूसरे का सर फोड़ देती है। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? ये दोनों तो एक दूसरे को मार ही देंगी। चलो उनकी लड़ाई रुकवाते हैं। भाभी, आप क्या कर रही हैं? आप उनके बीच में जाएंगी ना तो वो दोनों आपको ही मारने लगेंगे। चलिए यहाँ से। निशा की ये बात सुन वंदना को काफी अजीब लगता है। थोड़ी देर में दोनों बाजार आ जाती है और निशा फल वाले से कुछ फल लेने लगती है कि तभी वंदना देखती है कि उस दुकान वाले ने तराजू के नीचे चुंबक लगा रखा है। ये देख, शर्म नहीं आती इस तरह ग्राहकों को लूटते हो? निकालो चुंबक को, वरना क्या पुलिस में जाओगी ना? चली जाओ, हम नहीं डरते किसी से। ये सब वंदना के लिए काफी अजीब था। वंदना जब इस बारे में निशा से पूछती है, भाभी आप तो शहर की रहने वाली है, वहाँ तो इंसाफ के लिए कानून है, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। हमारे घर गांव में कोई कानून नहीं है। यहाँ जिसकी मर्जी में जो आए वो करता है। अगर किसी का खून भी हो जाए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या पुलिस भी कुछ नहीं करती है? तुम अदालत जा सकते हो कानून का दरवाजा खटखटाने के लिए। भाभी, यहाँ के पुलिस और वकील खुद चोर डाकू से मिले हुए हैं, तो हमारी क्या ही मदद करेंगे। वंदना जब वापस घर आ रही होती है तो देखती है कि कैसे चौराहे पर कुछ पुलिस वाले चोरों के साथ पत्ते खेलने में लगे हुए हैं। लोग दारू पीकर रोड पर हंगामा कर रहे हैं तो कुछ लड़के आने जाने वाली लड़कियों को छेड़ रहे हैं। ये सब वंदना को बिल्कुल भी सही नहीं लगता और ऐसे ही 1 2 3 दिन गुजर जाते हैं। बेटा, पेट में बहुत दर्द हो रहा है। अब क्या करें, भैया भी नहीं है घर पर, मुझे बहुत डर लग रहा है। हमें जल्दी से माँ जी को अस्पताल लेकर जाना होगा। वंदना, निशा कलावती को पकड़ते हैं और उसे सहारा देते हुए नजदीकी अस्पताल में लेकर जाते हैं। कलावती दर्द से तड़प रही होती है तो वहीं डॉक्टर अपने कैबिन में बैठकर फोन चला रहा था, जिसे देख वंदना गुस्से में डॉक्टर के कैबिन में आती है। वहां मेरी सास दर्द से तड़प रही है और आप फोन चला रहे, उठिए और मेरी सास का ट्रीटमेंट करिए। मैडम जी, आवाज नीचे करके बात करिए। ये आपका घर नहीं अस्पताल है और नहीं कर रहा मैं आपकी सास की ट्रीटमेंट। क्या करेंगे आप? वंदना गुस्से में नजदीकी पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट करने के लिए जाती, लेकिन पुलिस स्टेशन की हालत देख वंदना वापस आ जाती। अपनी सास को वंदना जल्दी से शहर ले जाती और ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। वंदना सब्जी लेकर घर आ रही होती कि तभी रास्ते में उसे 15-16 साल के 2 लड़के ड्रग्स लेते हुए दिखते हैं। तुम दोनों की अभी पढ़ाई लिखाई की उम्र है और तुम लोग इतनी गंदी हरकतें कर रहे हो, छोड़ो इसे। अरे भाभी, ये गंदी हरकतें नहीं है, अच्छी हरकतें हैं, आप भी करेंगी? मैं तुम्हें तुम्हारी भलाई के लिए समझा रही हूँ और तुम हो कि। इससे पहले वंदना उन 2 लड़कों से कुछ कहती कि तभी वहां मोहित आता और उसे घर लेकर जाता है। सभी वंदना पर काफी गुस्सा करते हैं। आप लोग समझ क्यों नहीं रहे? अगर हम सब कुछ नहीं करेंगे तो कैसे सब ठीक होगा? हमें कुछ करना होगा। हम में से कोई कानून का आदमी नहीं है जो इन सब चीजों को रोक सके। तेरे हाथ जोड़ती हूँ, तू भी इन चीजों में मत पड़। मैं कोशिश में लगा हुआ हूँ कि जल्द से जल्द घर बेचकर हम लोग शहर चले जाएं और इस बिना कानून के गांव से हमें छुटकारा मिले।
जैसे जैसे दिन गुजर रहे थे वैसे वैसे गांव में अपराधी अब काफी ज्यादा बढ़ चुके थे। हर तरफ बस लोग अपनी मनमानी करने में लगे हुए थे, जिससे वंदना काफी परेशान थी और चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रही थी। और हर रोज की तरह वंदना अपना फोन चला रही थी कि तभी उसके फोन पर एक ईमेल आती है, जिसे देख वंदना की खुशी का कोई ठिकाना नहीं हो रहता है। और अब पूरे 2 दिन बाद वंदना पुलिस की वर्दी पहने अपने ससुराल वालों के सामने आती है, जिसे देख वंदना, ये तुमने पुलिस की वर्दी क्यों पहनी है? क्योंकि अब मैं कोई साधारण इंसान नहीं बल्कि आईपीएस ऑफिसर वंदना बन चुकी हूँ। कुछ महीने पहले ही मैंने यूपीएससी का एग्जाम क्लियर किया था। 2 दिन पहले ही मेरे फोन पर ईमेल आया था कि अब मैं एक आईपीएस ऑफिसर बन चुकी हूँ। इसलिए अब मैं शपथ लेती हूँ कि गाँव में तो मैं कानून लाकर रहूंगी और जो उसका उल्लंघन करेगा उसे सजा दूंगी। वंदना अब पुलिस की वर्दी पहने कुछ कांस्टेबल के साथ बाजार जाती है, जहाँ लोग तराजू के नीचे चुंबक लगाकर ग्राहकों को लूट रहे होते हैं। अरे मैडम, फिर आ गई आप। और ये क्या, पुलिस के कपड़े पहन कर आई हो? आपको क्या लगता है मैं इस वर्दी से डर जाऊंगा? ये वर्दी तो मेरी जूती है। अभी बताती हूँ ये वर्दी क्या कर सकती है। वंदना उस आदमी को एक जोरदार थप्पड़ मारती है। सभी दुकान वाले इधर उधर भागने लगते हैं। सभी कांस्टेबल मिलकर उन सभी को पकड़ लेते हैं और सीधा जेल में बंद करते हैं। तो वहीं वंदना अब लड़कियों को छेड़ने वाले लड़कों को पकड़ती है। मैडम, क्यों सुबह सुबह दिमाग का भाजी कर रही हो तुम? औरतों को कुछ और काम नहीं है क्या? तेरी इतनी हिम्मत कि एक आईपीएस ऑफिसर से इस तरह बात करेगा? वंदना उन लड़कों को लाठी से मारते हुए सीधा जेल में बंद कर देती है। कुछ दिनों में वंदना ने सभी चोर घपला करने वालों को पकड़ लिया था। साथ ही अब गांव में कई जगह वंदना कैमरा भी लगवाती है। वंदना के डर से कई लोगों ने अपराध करने बंद कर दिए थे। मैडम जी, हमें भी इंसाफ चाहिए, हमें अभी तक इंसाफ नहीं मिला है। हाँ मैडम जी, हमें भी इंसाफ चाहिए, अब आप ही हमें इंसाफ दिला सकती हैं। आप सभी को इंसाफ मिलेगा, मैं सबको इंसाफ दिलाऊंगी। गांव में जिसके घर जबरदस्ती हथियाए गए थे, जिसका नुकसान हुआ था, अब उन सब की भरपाई होती है। और सिर्फ कुछ ही महीनों में इन सब बिना कानून वाले गांव में अब हर चीज के लिए कानून आता है, जिससे गांव के सभी मासूम लोग वंदना को देवी मानने लगते हैं। मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि मेरी बहू एक दिन इस बिना कानून वाले गांव में कानून लाएगी। मैडम जी, आपने तो कमाल कर दिया। अब से हम सब बुराई के खिलाफ लड़ेंगे। गांव वालों की बात सुन वंदना काफी खुश होती है, जिसके बाद अब इस गांव में एक भी अपराध नहीं होता और सभी कानून का पालन करते हैं।